मतलब राष्ट्रगान शब्द की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के रूप में क्या हमारे सामने रखा गया वो विषय अलग है। प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं वो केवल एक ही स्टैंजा है, यानी कि एक ही छंद है उसका, लेकिन इसके 4 छंद और हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य विधाता, भारत के जन मन और गण सब मिलकर हे भारत के भाग्य विधाता तेरी जयगान हम गाते हैं। लेकिन जिसमें तीसरा छंद है उसमें एक लाइन लिखी गई है कि चिर सारथी तत्व रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। जब जॉर्ज पंचम ना तो सारथी हैं और ना ही बेसिकली रथ चलाते हैं, और ये हम सबको पता है कि रथ किसने चलाया और सारथी कौन थे, वो थे श्री कृष्ण। 1913 में इस गीत को गाने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला था। जो चित्तौड़ रियासत है, ओके, उसके जो राजा थे, राजा फतेह सिंह, वो ना 1903 में आए ना 1911 में, ना 1911 में। अभी एक राजा भारत में ऐसा है जिसने हमारी स्वाधीनता को नहीं स्वीकारा है। नहीं स्वीकारा है, तो ये सिंहासन पर वो अपने वहीं बैठ जाए। तो वो सिंहासन ही वो भेजा कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स वो ये कहते हैं कि 1943 के आसपास इस गाने को, यानी कि इस गीत को सुना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इसका बांग्ला वर्जन। फिर इसी को उन्होंने हिंदी वर्जन में करवाया और अपनी सेना का राष्ट्रीय गीत बना दिया। तो मिला लो ना दोनों को। हाँ। जो ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अनुमति दी, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया अपना राष्ट्रगान इसको? अगर कभी खुद कह रहा है कि राजा के लिए नहीं है, तो 100 साल बाद हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये किसी राजा के लिए था या फिर ये किसी भारत के लिए था। भारत में कुछ नहीं बदला, कोई आजादी नहीं। राजीव दीक्षित तो यहाँ तक कहते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे बहुत बड़े चाटुकारिता थे, मतलब उनके मतलब अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, ऐसा गीत गाया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, और इससे ज्यादा बड़ी चाटुकारिता की और क्या होगी? वो तो पुरस्कार में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्कूलों में सिखाया गया कि जब भी जनगण मन कहीं बजता हुआ सुनाई दे तो आप सतर्क खड़े हो जाएं, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको एक अंग्रेजी राजा जिनको नाम है जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत के लिखा था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ये माना था कि ये किसी राजा के लिए नहीं गाया गया था। अब देश में इन मुद्दों को लेकर बहस छिड़ जाती है। अब सवाल ये है कि इसका असली सच क्या है बेसिकली। तो आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं समाज सेवक और जीएसएम के कार्यकर्ता वीरेंद्र सिसोदिया जी। स्वागत है आपका एक बार फिर। जी धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। आपको मेरा सबसे पहला सवाल ही यही है कि क्या आप राष्ट्रगान को एज अ नेशनल एंथम देखते हैं या फिर किसी राजा के स्वागत में गाया हुआ गीत देखते हैं? सबसे पहले जो राष्ट्रगान है उसका अर्थ जो है हम देखेंगे। राष्ट्रगान का जो मतलब है जी, वो अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, जी, भक्ति और समर्पण, ठीक है, और उसकी गान मतलब उसका जो है ये उसका उद्देश्य राष्ट्रगान का ये है। मतलब राष्ट्रगान शब्द की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में क्या हमारे सामने रखा गया वो विषय अलग है। ठीक है, वो तो आपके दर्शक या देश की जनता वो खुद तय करेगी कि इसका मतलब जान करके और जिस परिस्थितियों में गाया गया, ठीक है, उस परिस्थिति को जब मूल्यांकन होगा, दोनों पक्ष, एक पक्ष यह है दिन है, एक पक्ष रात है, ठीक है, जब दोनों पक्षों को देखेंगे तो वो खुद मूल्यांकन करेंगे कि इसका मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, उसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आप किस तरफ हैं कि जनगण मन जो है वो देश के लिए, युवाओं के लिए था, या फिर जनगण मन जो है वो... अब मैं किस तरफ हूँ, ये गाया कब गया? ओके, ये गाया गया था 1911 में। 1911 में जब ये पहली बार जो मैंने पढ़ा है, हाँ, वो ये है कि कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 में, उसके मतलब उसमें ये गाया गया था। नहीं, ऐसा बताते हैं। नहीं, ठीक है, ये 1911 में ही गाया गया था। ठीक है, और ब्रिटेन का जो राजा था वो भारत आया था 1911 में। हाँ, जिनका नाम जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम। तो उनको भारत का सम्राट घोषित करना था, ये आयोजन था। ओके, भारत में 556 रियासतें थी, राजा थे उन रियासतों के,
तो जॉर्ज पंचम ने कहा था कि जब मैं भारत आऊं और मेरा वहां सम्राट के रूप में मुझको घोषित किया जाए तो भारत के सभी रियासतों के राजा वहां होने चाहिए मेरे उसमें। ओके, मेरे ये आदेश था उनका, ये उसने कहा था ठीक है, कि वो सब होने चाहिए। ठीक है, तो उसको लेकर के एक भव्य आयोजन दिल्ली दरबार एक सजाया गया था, ओके, जिसमें भारत के सभी राजा आमंत्रित थे कि भारत का आज सम्राट आने घोषित किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, ओके, घोषित किया जाए, घोषित किया जाएगा। तो जॉर्ज पंचम को घोषित करने के लिए वो दिल्ली दरबार सजाया गया था। ठीक है। तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाया जॉर्ज पंचम की स्वागत में। मतलब जब स्वागत समारोह जो हुआ तो स्वागत इसी राष्ट्रगान से हुआ। ओके, मतलब उस समय तो राष्ट्रगान नहीं था, उस समय तो केवल गीत ही था। हाँ, गीत था। प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं वो केवल एक ही स्टैंजा है, यानी कि एक ही छंद है उसका, लेकिन इसके 4 छंद और हैं। वो आपको आपकी स्क्रीन पर पूरा राष्ट्रगान दिख जाएगा। अब उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि इस पूरे गीत में कहीं भी इंग्लैंड के राजा या फिर ऐसे कोई भी शब्द नहीं आता है जो किसी राजा को या फिर मतलब इंग्लैंड को ये मतलब संबोधित करे। उसके बावजूद भी जो आज एक तर्क रखा जाता है, ये क्यों रखा जाता है? देखो, तुम स्कूल तो गए होगे। मैं स्कूल गया। स्कूल में कोई अतिथि आया, आया। इस स्कूल का कोई फंक्शन है, हाँ, उसमें कोई अतिथि को बुलाते हैं, ठीक है। तो उसमें स्कूल के बच्चों को तैयार किया जाता है कि आपको उनके आने में स्वागत गीत गाना है। तो जो आए हुए हैं उनका नाम थोड़े लिया जाता स्वागत गीत में। तो स्वागत गीत आते हैं बच्चे उनके, स्वागत गीत जनरल गाया जाता कि वो हर किसी के लिए गाया जाता, हर किसी के लिए वो गाया जाता। ठीक है। तो ये जो गीत है दरअसल जब जो वहाँ जिसके स्वागत में कार्यक्रम है तो उसी के लिए तो माना जाएगा ये गीत। ठीक है। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य विधाता। भारत के जन मन और गण सब मिलके हे भारत के भाग्य विधाता तेरी जयगान हम गाते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलद तरंग, तब शुभ नाम जागे गाहे तब जय गाथा, तेरी जय गाथा गाहे, मतलब सभी मिलकर के तेरी जयगान वो हम करें, गाहे तब जय गाथा, ये इसका तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। तो ये मतलब सब तेरे लिए शुभ आशीष मांग रहे हैं। बेसिकली ये तो भारत के लिए मांग रहे हैं नहीं, क्योंकि तो जिसके स्वागत में गीत गाया जा रहा तो ये स्वाभाविक सी बात है। बाद में इसको राष्ट्रगान के रूप में। और एक चीज मैं और बताऊं आपको, उससे पहले एक मेरा सवाल, चलो आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि नहीं सवाल करो पहले। इसी से रिलेटेड था ना कि ये तो पहला स्टैंजा आपने गा दिया। हाँ। ये पहला स्टैंजा ही है, क्योंकि हम लोग ना कंफ्यूज भी यही होते हैं कि जो पहला स्टैंजा आता है ना तो उसमें ये परफेक्ट लाइन बैठ जाती है कि ये किसी के स्वागत के लिए गाया गया है। लेकिन जिसमें तीसरा छंद है उसमें एक लाइन लिखी गई है कि चिर सारथी तत्व रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। इसका मतलब ये है कि हे शाश्वत सारथी, आपके रथ के पहिए की गूंज दिन रात हमारे जीवन के मार्ग पर सुनाई देती रहती है। जब जॉर्ज पंचम ना तो सारथी हैं और ना ही बेसिकली रथ चलाते हैं, और ये हम सबको पता है कि रथ किसने चलाया और सारथी कौन थे, वो थे श्री कृष्ण। वो तो उसके बाद भी तो महाभारत है ना। हाँ, उसके बाद भी ये मतलब क्यों भारत को सारथी का मतलब है भारत जो है वो तो एक रथ हो गया। ओके। और उसको चलाने वाला सारथी में बैठा है। ओके। जिसकी हम गाथा गा रहे हैं, मतलब जिसके लिए सुभाषिस मांग रहे हैं, जो भारत का भाग्य विधाता बता रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये बात श्री कृष्ण को लेके नहीं है, ये बेसिकली जॉर्ज पंचम के लिए। लेकिन चूंकि शब्दों का खेल है, शब्दों का पूरा वो है, कवि थे तो कवि तो करता ही है अपनी भाषाओं में। तो वो कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, एक चीज मैं और बताऊँ आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर को ये 1911 में जॉर्ज पंचम के सामने गाया, और जब बाद में पूरा अर्थ इसका जॉर्ज पंचम ने सुना, ओके, तो उसने प्रमोट किया। 1913 में इस गीत को गाने के बाद उनको 1913 में कौन सा पुरस्कार है वो? नोबेल पुरस्कार मिला था।
ओके, वो अंग्रेज सरकार ने दिया था। लेकिन वो तो किसी लिटरेचर के लिए मिला था ना उनको तो। वो प्रसन्नता जो है ना, ओके। किसी के इतना बढ़िया, इतना गजब का जो है गुणगान किया, तो इसमें भी जो कहावत भी है कि अगर किसी पहलवान को हराना हो तो उसकी तारीफ कर दो, वो ऑटोमेटिक हार जाएगा। एक और मैं प्रसंग जोड़ता हूँ इससे, बहुत प्लीज। ऐतिहासिक। ठीक है, जोड़िए तो। उससे भी जो दर्शक हैं बहुत अच्छे से जो है वो इसका अर्थ, भावार्थ, मन कंक्लूजन वो निकाल लेंगे अपने आप। ठीक। मुझे ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आयोजन 2 बार हुए दिल्ली दरबार में। ओके। 2 बार, 1903 में। ओके, 1903 में भी हुआ है। 1903 में भी हुआ। ठीक है। लेकिन वहाँ जो ब्रिटेन का जो सम्राट था वो स्वयं नहीं आया था, लेकिन उसके वहाँ सम्राट बनने पर भारत भी उसको अपना सम्राट माने, उसके लिए एक आयोजन, यहाँ भव्य आयोजन हुआ था उसी तरह का, जो 1911 में हुआ। जो 1911 में। तो उसमें भी सभी राजा को बुलाया गया था भारत के। ठीक है। और सभी आए थे। ठीक है। ठीक है। एक को छोड़ करके। वो कौन? हाँ, कौन? अब एक तरफ तो एक उसकी स्तुति हो रही है। ओके, जो राजा हैं। हाँ, उनकी स्तुति गान गाई जा रही है। 1903 में भी और 1911 में भी। जो चित्तौड़ रियासत है, ओके, उसके जो राजा थे, राजा फतेह सिंह, वो वहां मौजूद नहीं थे। वो ना 1903 में आए, ना 1911 में आए। ना 1911 में आए। अच्छा, 1903 में जब वो नहीं आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये अभी हम पूरे सम्राट नहीं है, अभी एक राजा भारत में ऐसा है जिसने हमारी स्वाधीनता को नहीं स्वीकारा है। ओके। तो उन्होंने फिर 1911 में फतेह सिंह, जो चित्तौड़ की रियासत के राजा थे, राजा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, उनको एक सूचना दी कि इस बार आप भी आइए, रिक्वेस्ट की, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि इस बार आप भी आइए। ओके। और आपको हम इसमें सितारे हिंद की उपाधि देंगे। ओके, सितारे हिंद की उपाधि मतलब हिंदुस्तान का सितारा। ओके। महाराणा फतेह सिंह को, जो मेवाड़ के रियासत के राजा थे, समझ गया, उनको ये दिया, मतलब उनको एक सम्मान दिया, जैसे आजकल हम आपको जॉर्ज पंचम का, सम्राट का, मतलब वहाँ राज्याभिषेक होगा, मतलब घोषणा होगी, और आपको उनके द्वारा भारत का वो चुना जाएगा। ठीक है, सितारा। ये चीज मतलब बेसिकली ऐसी है, जो आज के दौर में जब प्रचार होता है किसी भी पार्टी का, तो पार्टी स्टार प्रचारक की उपाधि किसी दे देती है। तो सितारे हिंद की उपाधि महाराणा फतेह सिंह को देने की बात रखी गई। उसके बाद अच्छा, उनके एक बहुत सलाहकार थे, कवि भी थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है। ठाकुर केसरी सिंह बारहट। ओके। ठाकुर केसरी सिंह बारहट, उनके, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, और उनके सलाहकार थे। मतलब उनको इतनी छूट थी कि राजा को कुछ भी सलाह दे सके, सलाह में कितनी कड़वी हो, सच्ची सलाह उनको, ठीक है, वो दे सके। और कवि भी थे वो। तो बारहट जो थे, वो उस वक्त जब उन पर ये निमंत्रण गया, वो थे नहीं। ठीक है। मेवाड़ में। ओके। जब नहीं थे तो जॉर्ज पंचम के द्वारा इतना बड़ा खिताब, इतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा, तो महाराणा फतेह सिंह ने उसको स्वीकार कर लिया। ओके। और आने का फैसला किया। ठीक है। कभी जब इतना सम्मान दे रहे हैं तो ज्यादा, 1903 में हम नहीं गए, तो इतना ज्यादा जिद करनी जो है जरूरत नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है। और मेवाड़ की एक ये थी कि मेवाड़ कभी मुगलों के भी अधीन नहीं रही, कभी नहीं रही। चाहे वो घास की रोटियां खाएं महाराणा, उसमें महाराणा प्रताप, चाहे अरावली की पहाड़ियों में पत्थर घास की मतलब कुछ भी परेशानी, लेकिन उन्होंने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की उन्होंने। ठीक है। तो उन्होंने जाने का निर्णय लिया। तो वहां से ट्रेन चलती थी, ठीक, दिल्ली के लिए। तो उन्होंने अपना एक पूरा बोगी जो है वो बुक हो गई उनके लिए, महाराणा फतेह सिंह के लिए। ओके।
और वो यहाँ के लिए दिल्ली के लिए चल दिए। चल दिए। जब वो वहां से निकल गए, बाद में बारहट्टा आए वहां, चित्तौड़, ओके, मतलब वहां जो हमारी मेवाड़ रियासत वापस थी, अपनी रियासत वहां आए। ठीक है। और उन्होंने कहा राजा कहाँ, तो उनको मालूम चला राजा तो जा रहे हैं। उन्होंने बताई, वो पता चली कि वो तो उनको, मतलब जो बताने वालों ने कहा कि उनको सितारे हिंद की उपाधि जो है जॉर्ज पंचम देगा, उसके लिए वो दिल्ली गए हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी कि इस तरह गए हैं, तो उन्होंने कहा घोड़ा निकालो मेरा। ठीक है। ट्रेन चलती थी, वो छोटी इंजन, लाइन वो थी, क्या कहते हैं, बहुत धीरे चलती थी, वो कोयले वाली भी होती थी पहले। हाँ, तो उन्होंने घोड़े पर चढ़ करके और दौड़ लगाई। ठीक है। और रास्ते में दिल्ली से पहले ही उन्होंने वो ट्रेन को रुकवाया। ठीक है। और दिल्ली से पहले ही, दिल्ली से पहले ही, दिल्ली आने से पहले ही उन्होंने रुकवाया। उन्होंने कहा मुझे महाराणा से मिलना है, तो महाराणा से मिले। ठीक है। कि तुम कहाँ जा रहे हो? और ये तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने जब तक दिल्ली आजाद ना हो जाए, मुगलों से आगे अंग्रेजों पर आजाद ना हो जाए, तब तक दिल्ली ना जाने की कसम खा रखी है, प्रण ले रखा है। तुम दिल्ली कहाँ जा रहे हो? न्यू भाई, अंग्रेजों से आजाद ना हो जाए। हाँ। तो महाराणा ने कहा कि भाई हमको सितारे हिंद की उपाधि दी जा रही है भारत के सभी राजाओं के बीच, और हमको ये उपाधि दी जा रही है। 1903 में भी हम नहीं गए, जब भी आयोजन हुआ था। तो जब इतना सम्मान और इतना वो दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने जाना चाहिए एक बार। हाँ। तो उन्होंने कुछ सोरठा उनको सुनाए। वो मतलब हम यहाँ बारहट्टा ने सोरठा मतलब वैसे मतलब कुछ काव्य है। हाँ, मतलब उनका जो कवि थे ना वो तो, हाँ, तो सोरठा मतलब जैसे काव्य हो गया, गद्य है, पद्य है, उनका एक अपना छंद बंदा अपना तरीका, हाँ, अपना अलग हुआ था। ठीक है। तो जब सोरठा सुनाए, सोरठा सुनाने के बाद उन्होंने कहा क्या उपाधि मिलने जा रही है आपको? सितारे हिंद की। सितारे हिंद। और तुम हो क्या? भारत के सभी राजा और प्रजा वो आपको हिंदुआ सूर्य मानती है। ओके, मतलब आप, मतलब जो व्यक्ति पहले से ही हिंदुआ सूर्य हो, उसको सितारे बनाया जा रहा है। तो बेसिकली तो तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है? ओके, जो आदमी सूर्य है, जो सूर्य है खुद में चमकने वाला, बिल्कुल सूर्यवंशी कहते हैं वैसे। तो सूर्य से सितारा बनने जा रहे हो। ओके। तो महाराणा फतेह सिंह वहीं से वापस लौट गए, वापस हो गए। वो दिल्ली नहीं आए और उसमें शामिल नहीं हुए। तो एक तरफ तो भारत में ये चल रहा था उसका विरोध, और एक तरफ ये गीत को ये स्तुति गाई जा रही थी। तो दो पक्ष भारत में थे। ऐसा नहीं था कि महाराणा फतेह सिंह ही थे। जॉर्ज पंचम का विरोध करने वाले उस टाइम बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विरोध किया। तो अब दो पक्ष आ गए सामने। ठीक है। तो उस टाइम पर जहां भारत में बहुत विरोध था, महाराणा फतेह सिंह ने उसमें जाने से मना कर दिया, नहीं आए वो। तो उसके बाद फिर जॉर्ज पंचम ने कहा कि भाई वो यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, उठा के लाओ। तो यहाँ जो व्यवस्था देख रहे थे अंग्रेज, उन्होंने कहा वहां जबरदस्ती नहीं चल सकती, वहां तो अपने जबरदस्ती चल ही नहीं सकती। ओके। तो आप तो अब वो हमने वो किया था उनका प्रयास, वो नहीं आए, अब वो नहीं ला सकते। एक तो फिर एक चीज में और जोड़ दे। तो फिर उसने कहा तो हम ये मान लेंगे उनका जो सिंहासन है यहाँ, सभी के लिए सिंहासन लगाए गए थे राजाओं के लिए, तो ये सिंहासन पर वो अपने हुई बैठ जाए मेवाड़ में ही। तो वो सिंहासन ही वो भेजा। इसकी जानकारी उन्हें मिल गई नहीं, उसको मिल गई, वो जो कवि थे उनको मिल गई कि अब वो सिंहासन ही आ रहा है। तो उन्होंने महाराणा से कहा जा करके कि महाराणा कुछ गुलामी की बू आ रही है। ओके। क्या बात करते हो, गुलामी की बू कैसे आ रही है? हमने ठुकरा दिया उसको भी, सितारा हिंदी को भी, हम से वापस आ गए, तो बू कैसे आ रही है? मुझे आ रही है। ओके। इतने ही कुछ समय बाद कुर्सी आ गई, वो आ गया कि वो सिंहासन भेजा वहां से कि वो महाराणा जो है वहीं बैठ लेंगे। ओके। उसके जॉर्ज पंचम के सम्मान में हम वही मान लेंगे। तो उन्होंने कहा देखा
मैं कह रहा था बू आ रही है गुलाबी ये की, ऐसे आ रही है। तो ये सिंहासन भेजा आपको बैठने के लिए। हम्म, तो महाराणा और ज्यादा गुस्से में आ गए। गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा "ए, इसको वहां बाहर फेंको। फेंको। तो आज भी वो सिंहासन जो उनके बैठने के लिए भेजा था, दिल्ली में लगाया गया था और फिर वहां भेजो, आज भी ऐसे ही पड़ा बाहर। अब वो इतिहास को सुरक्षित संयोजित रखने के लिए उसको कांच में बंद कर दिया है, पड़ा है गेट के बाहर ही। लेकिन बाहर पड़ा है। बाहर लेकिन ये कहानी ये वहीं से शुरू होती है कि भाई कि ये क्यों पड़ा है बाहर, तो इसलिए पड़ा है बाहर। हाँ, इसलिए पड़ा है बाहर। ठीक है, लेकिन अब ना देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ना पक्ष और विपक्ष वाली बातें आती हैं। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, मैं दर्शकों को भी दिखा दूंगा, अभी यहाँ पे चल जाएंगी वीडियो, कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स वो ये कहते हैं कि 1943 के आसपास इस गाने को, यानी कि इस गीत को सुना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इसका बांग्ला वर्जन, फिर इसी को उन्होंने हिंदी वर्जन में करवाया और अपनी सेना का राष्ट्रीय गीत बना दिया। साथ में जरूरी था एक आजाद हिंद का नेशनल एंथम। नेताजी ने 1 साल पहले ही, जब वो जर्मनी में थे, टैगोर का गीत, उनका पहला वर्स उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की एक महिला मंत्री, जिन्होंने जन गण मन को पहले सुन रखा था, वो उसे गुनगुना रही थी। तभी बोस ने इस गीत को सुना और उन्हें ये गीत इतना पसंद आ गया कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए इसे एंथम बना दिया। तो ये कोई अलग गीत नहीं था जो उनकी सेना का था। तो बेसिकली राष्ट्रगान सबसे पहले किसने राष्ट्रगान बनाया, नाम ले लिया जाता है सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, और फिर ये बता दिया जाता है कि नेहरू जी ने उनकी बात मानते हुए इसको राष्ट्रगान घोषित कर दिया। ये बड़े यूट्यूबर जिन पर लाखों व्यूज आते हैं वो ये बात बता रहे हैं, जो उनका राष्ट्रगान था और जो भारत भाग्य तो विधाता है। मिला लो ना दोनों को। हाँ। जो ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अनुमति दी, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया अपना राष्ट्रगान इसको? तो मेरे ख्याल से जो सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रगान था वो था सब सुख चैन, और जो हमारा अभी जो राष्ट्रगान है वो है भारत भाग्य विधाता। तो इन दोनों के शब्दों में और इन दोनों के अर्थ में बहुत जमीन आसमान का अंतर अरे है। अंतर ही अंतर है उसका। वो तो समर्पण है भारत के लिए, जो मतलब भारत में क्या क्या हो, क्या हमारी इच्छा है, उसमें वो आ रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र सुख हो, चैन हो, ठीक है, शांति हो, भाईचारा, मतलब वो सब कुछ आ रहा है उसमें। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है कि जो ये लोग सुभाष चंद्र बोस से राष्ट्रगान को जोड़ते हैं, और जोड़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रगान देखें और अपना राष्ट्रगान देखें जो इस वक्त मौजूदा भारत में है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो इतिहास की बात करोगे तो सच्चाई ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत का झंडा बदला गया था। देखो, स्वतंत्रता कहते हैं अपने तंत्र में जीना, ठीक है, अपनी व्यवस्था बनाना, ठीक है, वो स्वतंत्रता होती है। और आज तक भारत में बनी नहीं है अपनी तो व्यवस्था बनी, तंत्र तो वही है 1860 का, ठीक है। अब चूंकि केवल ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था, पावर का ट्रांसफर हुआ था, सत्ता जो है, जो अंतिम वायसराय था माउंटबेटन, तो माउंटबेटन जो चला रहा था देश को 14 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे तक, 12 बजे तक के बाद वो सत्ता जो है वो साइन वाइन लगे, नेहरू जी के हाथ में, वो दे दी। व्यवस्था वही जू की त्यों। तो भारत में कुछ नहीं बदला, कोई आजादी नहीं, ये कोई राष्ट्रगान, अब एक और चीज है, कुछ नहीं। वैसे तो कहने के लिए तो शब्दों से तो भारत माता की जय बोलते हैं, वो तो मैं तो इतिहास की बातें बता रहा हूँ, जो कि मैंने भी जब थोड़ी बहुत रिसर्च की तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई। लेकिन 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राष्ट्रगान नहीं मानता इसको। ओके, राष्ट्रगान तो क्योंकि अब घोषित है तो हमें मानना ही पड़ेगा, राष्ट्रगान है, लेकिन ये गाया ये उसके स्वागत में ही था। हाँ, उनके स्वागत में गाया गया था। एक और आती है यहाँ पे बात ना कि 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पुलिन बिहारी सेन को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, ये बातें बहुत होती हैं, आप किसी वीडियो उठाइए जो यूट्यूब पे होगी और जो ये सब बातें करेगा उसमें ये बहुत आती है। तो मैंने भी खंगाला तो उसमें ये था कि जनगण मन में जिस अधिनायक की बात हो रही है वो कोई जॉर्ज पंचम या कोई इंसानी राजा नहीं है, ये उन्होंने खुद लिखा था, और वह उस शक्ति का प्रतीक है जो भारत की जनता के भाग्य का मार्गदर्शन करती है, यानी कि भारत की आत्मा, भारत की कलेक्टिव डेस्टिनी। अगर कभी खुद कह रहा है कि ये राजा के लिए नहीं है, तो 100 साल बाद हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये किसी राजा के लिए था या फिर ये किसी भारत के लिए था। तो मत तय करो कुछ वो थोड़ा ही है। लेकिन जब गाया जा रहा है, जहाँ गाया जा रहा है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं हनुमान मंदिर में खड़ा हूँ, हनुमान जी की मूर्ति सामने है, ठीक है, अब मैं वहाँ जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, या मैं कुछ और
गा दो, मतलब आप वो प्रार्थना कर रहा हूँ, हम्म, तो कोई देखने वाला ये कहेगा कि शिव जी की प्रार्थना कर रहा है? दूर से देखने वाला तो नहीं कहेगा, हम तो यही मानेंगे कि ये हनुमान जी की पूजा हो रही है। अब वो मैं ये कह रहा हूँ, शराब के ठेके पे खड़ा होकर के ठीक है, कोई कुल्हड़ में दूध पी लगे, ठीक है। शराब के ठेके पे हाँ, तो कौन मान लेगा कि ये कुल्हड़ का दूध पी रहा है? दूध पी रहा है, दला भी मानी जाएगी। तो शराब ये मानी वही जाएगी। है कि आप कितनी सफाई देते रहो। हाँ, तो ये बचने के एक रास्ते होते हैं। ठीक है, भाई दूध की दुकान पे खड़े हो जाओ आप, ठीक है, और शराब पियो, ठीक है। तो देखने वाला कहेगा दूध ही पी रहा होगा, हम्म, शराब थोड़ी पीते। तो रास्ते हैं बचने के, कुछ भी निकाल लो, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि मतलब सच्चाई ये है कि अब क्योंकि कुछ बदलना तो है नहीं, और जब कोई बदलेगा नहीं तो फिर ये ऐसी विषयों पर चर्चा करना कि ये इसके लिए गाया गया था, उसके लिए गाया गया था, मतलब कहाँ तक सही लगता है? देखो, अगर क्योंकि ये ये मुद्दे हैं देश के अंदर। ये राष्ट्रगान बनता लिखा जाता आजादी के बाद, ओके। तब तक जब देश गुलाम है, और जिसने गुलाम बना रखा है, जिसका गुलाम है, वो सम्राट सामने बैठा है, उसके सामने गाया जा रहा है। कांग्रेस में भी उस टाइम जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसमें भी काफी लोग विरोध में थे उसमें। ओके। जॉर्ज पंचम और इस व्यवस्था के विरोध में थे। राजीव दीक्षित तो यहाँ तक कहते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे बहुत बड़े चाटुकारिता थे, मतलब उनके, मतलब अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, ऐसा गीत गाया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, और इससे ज्यादा बड़ी चाटुकारिता की और क्या होगी? वो तो पुरस्कार में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, कि उसने इतनी बड़ी, कितनी गजब की स्तुति गाई है जॉर्ज पंचम की। गा सकता है क्या कोई गा सकता है? ये तो बात सही है। ठीक है, मतलब इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। और अब ये जो लोग कहते हैं कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रगान और यहाँ का राष्ट्रगान, इन दोनों में बहुत वाकई में जमीन आसमान का अंतर है। मैं दोनों के ही जो लिरिक्स हैं वो यहाँ आपकी स्क्रीन पे चला दूंगा, लेकिन हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। 1911 में गाया गया था केवल और केवल राजा जॉर्ज पंचम के लिए, और जो नेताजी का राष्ट्रगान था वो था देश के लिए। अगर इनको इतनी ही वो थी, क्या कहते हैं, मतलब नेताजी से इतनी ही सहानुभूति थी, तो ये नेताजी वाला ही राष्ट्रगान उठा के राष्ट्रगान बना देते, मेरे को ये लगता है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये अपने को आजाद मानते हैं या अपने को राजा मानते हैं, या हम ये जानते हैं भारत स्वतंत्र हो गया, तो जो भी राजा होता है या जिसका भी राज्य शासन होता है, उस सिक्का उसका चलता है। ठीक है, जब तक यहाँ अंग्रेज रहे, अंग्रेजों का शासन रहा, चलता रहा सिक्का। उस टाइम जो भी सम्राट रहा, सिक्का उसका, सिक्के पे फोटो आता था उसका, सम्राट का फोटो होता था, वो मैंने देखे हैं, होता था सारे सबके। जब से गुलाम हुआ भारत, तो 1947 में आजाद हो गया। सिक्का चला के दिखाओ, ये अपना सिक्का चलाओ, अपना भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। वो जब भी रुपया था, मोहर थी, उस पर उसका फोटो होता था, उनका होता था पहले तो, आज भी उन्हीं का। अब तो गांधी जी का आता, अब तो सिक्के पे तो किसी का नहीं आता, अब तो वो बन के आता। आज क्या है कि दूध की दुकान पे खड़े हो गए, शराब पिलाई जा रही है, लोगों को लग रहा है कि हम आजाद हो गए, हम दूध पी रहे हैं। ये चर्चा हम किसी और दिन करेंगे, ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। आज चर्चा थी राष्ट्रगान पर। चर्चा कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।